जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध जमात इस्लामी और फलाई आम ट्रस्ट से जुड़े 273 स्कूलों को जम्मू कश्मीर में प्रशासन अपने नियंत्रण में ले चुकी है। इन स्कूलों के खिलाफ जो है एडवर्स रिपोर्ट्स थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य तबाह ना हो, इसलिए प्रशासन जो है इन स्कूलों की देखभाल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना है वो कल साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके में देखने को मिली, जहां पर साउथ कश्मीर के सबसे बड़े दारुल उलूम सिराज उलूम के नाम से जो जाना जाता है, जहां 600 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, प्रशासन ने उसे पूरी तरह से सीज कर दिया है और माना जा रहा है कि ये स्कूल जो है गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है और वहाँ के बच्चों को जो है जहादी पाठ पढ़ाया जाता है। हालांकि स्कूल प्रशासन जो है इन आरोपों को बिल्कुल गलत बता रही है। लेकिन इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहीं सवाल खड़े किए। उन्होंने इस घटना के खिलाफ विरोध जताया और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीर वॉइस उमर फारूक ने भी इस कार्रवाई के खिलाफ जो है अपना बयान जारी किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और इन स्कूलों को बंद करना गरीब बच्चों के साथ एक अन्याय है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि इस तरह के स्कूल्स में बच्चों को जहादी पाठ पढ़ाया जाता है, बच्चों का भविष्य जो है वो तबाह किया जा रहा है। और वर्ष 2019 से ही इस तरह की कार्रवाई जो है बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि इस तरह के स्कूल्स में आतंकवादी बनते हैं और पास्ट में कहीं ऐसे केसेस सामने भी आए हैं। ये बीजेपी का आरोप है कि इस तरह के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य तबाह होने नहीं दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि इस तरह के डिसीजंस लेना जो है गलत है, क्योंकि स्कूल जो है पहले से ही ये साफ कर चुके हैं कि उनका किसी भी तरह का कोई लिंक इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ के साथ नहीं है। लेकिन जो फलाई आम ट्रस्ट और जमात इस्लामी से जो स्कूल पहले ही प्रशासन ने नियंत्रण में लिए हैं, उसका एजुकेशन विभाग जो है पूरी तरह से देखभाल कर रही है ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में ना पड़े। आपको बता दें कि वर्ष 2018 से ही आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले अलगाववादी नेताओं और जमात इस्लामी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई। जमात इस्लामी के कई लीडरों पर यह आरोप था कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में उनका नाम है और जो पैसा आता है उसको जहाद के नाम पर जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। और के साथ ही साथ जो जमात इस्लामी और फलाई आम ट्रस्ट के स्कूल्स है वहाँ पर बच्चों को जहादी पाठ पढ़ाया जाता है और इसके आरोप में कई लीडरों को जो है गिरफ्तार किया गया, जो अभी भी कई लीडर उसमें जेलों में बंद है। और कल की कार्रवाई भी जो है जो सबसे बड़ा साउथ कश्मीर का दारुल उलूम माना जाता है, जहाँ पर पूरी तरह से स्कूल को सीज कर दिया गया, वहाँ 600 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का भविष्य खतरे में ना पड़े। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों ये पार्टियां कह रही है कि इस तरह के फैसले लेने के बाद जो है इन बच्चों का भविष्य खतरे में ना पड़े, इसके लिए सरकार जो है अहम कदम उठा रही है। और बीजेपी ये मानती है कि उन बच्चों का भविष्य जो है तबाह होने से बच गया है और जो प्रशासन ये कार्रवाई कर रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में फलाई आम और जमात इस्लामी से काफ़ी तादाद में इनके नाम के स्कूल्स है। 273 स्कूल अब तक प्रशासन अपने नियंत्रण में ले चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। और सरकार का ये मानना है कि जिन स्कूलों का भी एडवर्स रिपोर्ट गलत होगा उन स्कूलों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो कल की घटना घटी है, एक तरफ से इसका सपोर्ट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ से लोग सरकार के इस फैसले से नाराज़ दिख रहे हैं। अल्ताफ़ साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे वर्ष 2019 से लेकर अप्रैल तक, इस महीने के कल तक की हम अगर बात करें तो 273 ऐसे स्कूल हैं जमात इस्लामी और फलाई आम ट्रस्ट से जुड़े जिन्हें प्रशासन ने अपनी तौहील में ले लिया है। और कल शोपियान में जो है दारुल उलूम, जो सिराजुल उलूम के नाम से जामिया स्कूल है, उसको सीज कर दिया गया है। इस सब के पीछे असल मकसद क्या है? देखिए, जिस तरह से आपने फलाई आम जमात इस्लामी की जो स्कूल्स आपने कही, अगर आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप में देखेंगे तो 90s के बाद ही ये ज़्यादा स्कूल खोलेगी। और ये वो स्कूल है
जहाँ नेशनलिज्म के बदले पाकिस्तान पढ़ाया जाता, और वहाँ 26 जनवरी जो रिपब्लिकन डे होता है उस दिन वहाँ काले झंडे लगाए जाते और मुख्तलिफ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ थी उनमें शामिल थे, और वहाँ रेडिकलाइजेशन की जाती थी, उन बच्चों को रेडिकलाइज किया जाता और जो कल टेररिस्ट बन जाते थे, या जिस तरह से हमने देखा है कि इनकी एक हिस्ट्री रही है। और उन स्कूलों को गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया, और जो ये दहशत की फैक्ट्रीज थी वो दहशत की फैक्ट्री अब ठप पड़ गई। अब वहाँ आज के जो बच्चे हैं वो अब वहाँ नेशनलिज्म पढ़ रहे, वो आईटी पढ़ रहे, वो एआई पढ़ रहे, और वो साइंस वहाँ पढ़ रही है। ये एक पहलू। लेकिन कल का जो डिसीजन था वो बहुत ही यूनिक डिसीजन था और बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन था, क्योंकि जिस दारुल उलूम की आप बात कर रही हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखिए तो वो दहशत गर्दी की फैक्ट्री थी। वहाँ से बड़े बड़े दहशत गर्द निकले हैं, वहाँ से बड़े बड़े स्टून पेल्टर्स जो एक्सट्रीम थे वहाँ से निकले हैं, और वो स्कूल एक्सट्रीज्म को बढ़ावा दे रहा था। और जिस तरह से हमने उस दारुल उलूम जिसको पहली बार आज यूएपीए के तहत उसको सीज कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, टोटली बंद कर दिया गया, उसके पीछे भी यही एक जो वजह है कि वहाँ से बच्चों को आज की दौर की तालीम, या जिस तरह से आज चैलेंजेस हमारे समाज में या इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से आज हमारे बच्चे कंपटीशन के तैयार थी, लेकिन वहाँ दूसरे तरीके की तालीम दी जाती थी। वहाँ जहाद, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, ये चीज़ें वहाँ होती थी। और इस बीच पे कल गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिसीजन लेके उस स्कूल को बंद कर दिया, उस दारुल उलूम को बंद कर दिया, उसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार भी हैं और गवर्नमेंट का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और साथ साथ ये पहला ऐसा दारुल उलूम नहीं, और भी बड़े दारुल उलूम हैं जहाँ आज भी एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा दिया जाता है, आज भी एक्सट्रीमिज़म पढ़ाया जाता है, आज भी वहाँ वो नफरत का 600 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचा गया है? देखिए, फिलहाल तो स्कूल बंद कर दिया गया। बेहतर है कि वो 600 बच्चे, उनका फ्यूचर बच गया। अगर हम आज की बात हम करें, उन 600 बच्चों का फ्यूचर बच गया, क्योंकि जहां उनको तालीम दी जाती थी वहां से पक्का था कि वो कल टेररिस्ट बन जाते या एक्सट्रीमिज्म या स्टोन बेल्टर्स बन जाते। गवर्नमेंट की सबसे अच्छी काम है कि पहले उन 600 बच्चों का उन्होंने कैरियर तबाह होने से बचाया। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देखिए उन बच्चों को किस तरह से दूसरे स्कूलों में भेजे जहाँ साइंस, एआई या दूसरी जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से आज मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जिस तरह से आज मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको वहाँ पढ़ाया जाएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे, मेरा मानना है कि उन बच्चों के साथ इंसाफ हुआ जिन बच्चों को दहशतगर्द बनने से या रेडिकलाइज होने से गवर्नमेंट ने बचाया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसे जो दारुल उलूम के नाम पे, मज़हब के नाम पे नफरत फैलाते हैं, मज़हब के नाम पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसा कोई भी इदारा हो, कोई भी दारुल उलूम हो, कोई भी मदरसा, उसको बंद किया ही जाना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका ये आरोप है कि बीजेपी को छोड़ के सभी राजनीतिक पार्टियां इस तरह के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ ये एक जुल्म है, अन्याय। देखिए, सबसे बेस्ट और सबसे सस्ती तालीम अगर कहीं मिलती है वो गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती है। और कोई भी दारुल उलूम, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ की जो एजुकेशन वो एक्सपेंसिव भी है और वो महंगी भी है। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूलों में देखेंगे, वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, वहाँ एजुकेशन आपको स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलती है, वहाँ आपको एजुकेशन सस्ती मिलती है। लेकिन प्राइवेट के मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूलों को ही प्रेफर करना चाहिए। और जिस तरह से ये पॉलिटिकल आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा पाकिस्तान और दहशतगर्द का ही एक एजेंडा रहा है, और हमेशा उनकी कब्रों पे जाके रोना, उनकी जनाजों पे जाना, इस तरह से उसकी पॉलिसी रही है। महज एक खास जो रिलीजियस है उसको सेंट्रिक बना के वो वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों इसकी अप्रिसिएशन करती है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को बंद किया है? क्योंकि हमारे लिए देश फर्स्ट है, देश की सिक्योरिटी फर्स्ट है, देश की अखंडता फर्स्ट है। और किसी भी सूरत में, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि कश्मीर को किस लेवल पे वो लेके आए। आज अमन है, शांति है। उस अमन शांति को बरकरार रखने के लिए कोई भी मदरसा हो, कोई भी दारुल उलूम हो, जहाँ से टेररिज्म पढ़ाया जाता है, जहाँ से रेडिकलाइजेशन पढ़ाई जाती है, जहाँ से नफरत फैलाई, जहाँ मजहब के नाम पे आपको दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती है, उनको बंद करना ही, और उनको बंद हम करके ही रखें। ये एनसी की पॉलिसी है। एनसी ने हमेशा जमात इस्लामी पे अटैक किया है।
1969 हो, 1977 जब उन्हें कुरान की कॉपीज जलवाई एनसी सरकार ने, 87 में जब जमात ने पहली बार नहीं लेकिन जब पार्टिसिपेट किया, हमने खुद देखा जमात पे कैसे एनसी ने अटैक किया। एनसी कोई ऑपोजिशन नहीं चाहती है, तो उनका शुरू से यही एजेंडा रहा है कि वो जमात के लोगों पे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी तालीम वो जो देते हैं स्कूल्स में जमात के हवाले से, उनको एनसी अटैक करे। और हम ये एनसी की गुंडागर्दी, तानाशाही यहाँ नहीं चलने देंगे। इमरान साहब, पीडीपी का आरोप है कि बीजेपी जो भी काम करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका पूरा सपोर्ट करती है। कल जो दारुल उलूम को सीज कर दिया गया, इससे पहले 58 स्कूल्स को प्रशासन ने अपनी तौहील में ले लिया। हालांकि 215 स्कूल पहले ही जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट के जो है वो पहले ही अपनी तौहील में ले लिया, उनकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज़रिए हो रही है। तो ये आरोप लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर की शिनाख्त को जो है अब धीरे धीरे बीजेपी के साथ मिलकर ख़त्म कर रही है। ये सरासर गलत है। अगर आपको आज आपने देखा होगा सुबह से जो सोशल मीडिया पे एक इम्पॉर्टेंट खबर गश्त कर रही है, वो है राज्यसभा इलेक्शन की। 2025 में जो राज्यसभा इलेक्शन हुआ है उसमें एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई फाइल किया था। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि पीडीपी का दोगलापन क्या है। हर किसी राज्यसभा इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को अपना एजेंट डिक्लेयर करना है, और जो आज रिप्लाई आया है, आरटीआई का रिप्लाई आया है, वो मेरे लिए तो शॉकिंग नहीं है, बट सब जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक एक्सपोज, उसकी पीडीपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपना एक एजेंट, जो कि इनको एजेंट डिक्लेयर करना था। आपको ये भी मालूम होगा जब भी राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, इनको हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को विप जारी होती है कि किस कैंडिडेट को वोट डालना है, और उस विप के तहत एक पॉलिटिकल अपना एजेंट वहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है, और उसी एजेंट को दिखाना पड़ता है। पीडीपी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना एजेंट बनाया था, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है या कांग्रेस है, जितनी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एक्सेप्ट पीडीपी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरटीआई रिप्लाई आया है, ये आपके सवाल का जवाब है। इन्होंने इंश्योर किया, पीडीपी के एमएलएज ने इंश्योर किया कि इनका वोट बीजेपी को जाए। इनकी वोट की वजह से ही सत शर्मा साहब इस टाइम पे राज्यसभा का इलेक्शन जीत गए, और ये अब हमको बोल रहे हैं। ये आपको भी मालूम है, यूएपीए का मसला हो, पीएसए का मसला हो, जो दारुल उलूम का कल मसला है शुपियन में जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, एंड लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कौन यहाँ पे हैंडल कर रही है एज पर द जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? ये तो एलजी साहब कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे ड्रामा कर रही है इल्तिजा मुफ्ती जी। अगर सही मानों में इनको कश्मीर और कश्मीरी लोगों का दर्द होता, ये प्रोटेस्ट एलजी साहब के ऑफिस के बाहर हुआ होना चाहिए था। आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने एलजी साहब का नाम लिया इसमें? क्या इन्होंने पुलिस के बारे में बोला कि आपने क्यों आर्बिट्रेरली आप यूएपीए लगा रहे हैं या पीएसए लगा रहे हैं? सोपोर में जो परसों 8 बच्चों के खिलाफ पीएसए लगाया गया, कौन लगा रहा है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पास तो ये ताकत ही नहीं है। हम तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं कहीं पे। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी सारा तो एलजी साहब के पास आती है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो जाके एलजी साहब के दफ्तर के बाहर करो ना, यहाँ पे लोगों को क्यों आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो ये ड्रामा है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। पीडीपी एक ऐसी तंजीम बन गई है जो अब ड्रामा पे ही अपना गुजारा कर रही है, और आज भी उसी का ही एक कड़ी थी, उसी ड्रामा की कड़ी थी। लेकिन पीडीपी का ये भी आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रिश्ते के इश्यूज़ पर जो है बात नहीं कर रही है, बल्कि ये जो चुनाव उन्होंने जीता है लोगों के लिए जीता था, लोगों ने उनको ये मैंडेट दिया है, लेकिन आज इस तरह के इश्यूज़ पर वो बात नहीं कर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस रेटरिक पे और सोशल मीडिया लाइक्स पे बिलीव नहीं करती है। वी बिलीव इन रियल वर्क, ग्राउंड वर्क पे हम काम करते हैं। और ग्राउंड वर्क में मैं आपको बताऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें पीडीपी ने भी हिस्सा लिया। 2/3 मेजॉरिटी से असेंबली में हमने वो रेजोल्यूशन लाया। रेजोल्यूशन क्या है? टू गेट आवर स्पेशल राइट्स बैक। जहां पर जिस फोरम में बात करनी है, हम एज पर लीगल तरीके से तो वहां बात कर रहे हैं, बट हम ये ड्रामेबाजी नहीं करते हैं सड़कों पे निकलना। ये कल जो शुपियन में स्कूल जो है जामिया उलूम जो है सिराजुल उलूम, और उसको सीज कर दिया गया, या इससे पहले 273 स्कूल्स को प्रशासन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के इश्यूज को कैसे देखती है? हमने इस पे ऑलरेडी पहले अपना जो हमारा स्टैंड है ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि जो ये आर्बिट्रेरीनेस तरीके से स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, जैसा आप कल शुपियन दारुल उलूम के बारे में बोल रहे हैं, नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जो न्यूज़ आ रही हैं, खासकर जो दारुल उलूम के बारे में आ रही है, उनका तो जमात के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। उनके जो हेड हैं वो खुद बोल रहे हैं हम किसी हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है जमात के साथ। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने उनको वो टाइम नहीं दिया कि वो अपना स्टैंड रखे। देखिए, ये जो आप समरली डिसाइड करते हैं कि somebody इज एंटी नेशनल, ये गलत है। हर किसी को हक होना चाहिए और मौका देना चाहिए कि वो अपना भी साइड रखे। चाहे आप जो एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन हो, वो भी गलत है। जिस तरीके से उनको समरली टर्मिनेट किया जा रहा है, आप उनको भी मौका नहीं दे रहे हैं। देयर इज़ नो एवेन्यू लेफ्ट फॉर देम। सिमिलरली देयर इज़ नो एवेन्यू लेफ्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस लाइक जो कल हुआ उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेमोक्रेसी को वीकन ही कर रहा है, न कि डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहा है। और जो, अगर आपको याद होगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब यहाँ से डेलीगेशन गई थी, उन्होंने बोला था कि हमको दिल की दूरी ख़त्म करनी है। ये उसके बरकस हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है जम्मू कश्मीर में, कोर्स करेक्शन करे। और अगर आपको लगता है कहीं पे ज्यादती हो रही है, आपको अपोजिट पार्टी को भी मौका देना है। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम हक की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए वो अपनी बात रखने का। अगर गलत है, यू आर फ्री टू डू, आप उनके खिलाफ इलेक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, हमको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आप समरली रिजेक्ट कर रहे हैं हर किसी को और विदाउट गिविंग देम अ चांस, तो मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी के लिए सही है। और इससे लोगों में जो ट्रस्ट डिफिसिट की बात होती है, ये ट्रस्ट डिफिसिट और बढ़ता है। वहाँ करीबन 600 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके लिए कुछ करेगी? अगर ये स्कूल पूरी तरह से बंद होता है तो दूसरा स्टेप क्या होगा? आपको ये भी मालूम होगा, जो ऑनरेबल हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना जी, जैसा आपने पहले बोला, जो जमात स्कूल्स थे, फलाह-ए-आम ट्रस्ट के साथ जो मुंसलिक थे, उनको जमात जब बैन हुई, ये तो हमने बैन नहीं की, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैन आई है, MHA ने बैन लगाई है। अब उसमें ट्रस्ट वगैरह भी आते हैं और उन्होंने उन स्कूल जो एफिलिएटेड हैं उनको बंद किया। आपको ये भी मालूम होगा, उसके बाद जो हमारी सरकार है उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम इन स्कूल्स की मैनेजमेंट संभालेंगे और हमने इंश्योर किया कि वो बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते थे उनका जो फ्यूचर है वो बचे। हम अब कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी काबिल एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस इशू को भी देखेगी और जैसा आपने बोला 600 बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, इंशाल्लाह उनका भी फ्यूचर बचेगा। हम 100% उन बच्चों के लिए जदोजहद करेंगे और मुझे लगता है कि कोई मिडिल पाथ ये गवर्नमेंट भी ढूंढ रही होगी इंशाल्लाह।